अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी योर होस्ट सायरा सैयद एंड यू आर वाचिंग माय शो आज के मेहमान। व्यूअर्स, आज जो हमारे गेस्ट हैं, आज के जो मेहमान हैं, वो एक कॉलमनिस्ट, एक इंटेलेक्चुअल, एक राइटर और साथ साथ एक पॉलिटिकल फिगर भी हैं, जिनके जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप्स भी रहे थे। तो हमारे आज के मेहमान कयूम निज़ामी साहब है। आइए चलकर जानते हैं उनसे कि उनकी ज़िंदगी में क्या इन है क्या आउट है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं भी ठीक ठाक, बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, कामयाबी का ये सफ़र शुरू कैसे हुआ? कामयाबी का सफ़र शुरू जैसे कि होता है कि बंदा पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, फिर हाई स्कूल में पढ़ता है, फिर वो कॉलेज में जाता है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल, मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड भी बता लेता हूँ कि मेरा जो हमारा आबाई कारोबार था वो बुक्स का था। ओके। हाँ, बुक्स हम फ़रोख्त भी करते थे। फिर बाद में एक टाइम ऐसा भी आया कि हम पब्लिशर बन गया, बुक सेलर से पब्लिशर बन गया। अच्छा, वाह। तो एक फैमिली बिजनेस है हमारा ये पब्लिशिंग का। तो मैंने अपना जो मैट्रिक है वो मैंने गुजरांवाले से किया है। अच्छा, सही। तो फिर उसके बाद हम लाहौर शिफ्ट हो गए। ये कोई 50-60 पहले की बात है। अच्छा, तब अब के 50-60 साल हो गए। तो इधर रेलवे रोड जो इस्लामिया कॉलेज है, उधर से मैंने FA किया। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने BA किया और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MA उर्दू किया और साथ ही मैंने लॉ उसके बाद किया, LLB किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो फिर MA पॉलिटिकल साइंस मैंने किया जब मैं जेल में था। अच्छा। तो बहरहाल वो बाद में आएंगे, उस वक्त अभी ये आगाज़ में ये मैंने बता दिया कि वो जाहिर है कि लोग सुनने वाले कहेंगे कि जेल की बात फ़ौरन इसने कर दी, तो वो क्या है, तो उसकी एक अलग बैकग्राउंड है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता हम वहाँ तक पहुँचेंगे। अच्छा सर, ये सवाल तो मैं आपसे अभी ज़रूर आगे करूँगी, जेल वाली क्या कहानी है, लेकिन अभी मुझे बताइए, आपने जितनी भी अभी तक ज़िंदगी गुजारी है, मुश्किलात को कैसे टैकल किया आपने? बात यह है कि एक ही मेरा जो जाती तजुर्बा है वो ये है कि बंदे की नीयत सही हो ना, तो अल्लाह ताला मदद कर देता है। बिल्कुल। मुश्किलात जो है ना वो आसान हो जाती है अगर आपकी नीयत सही है। बिल्कुल। अगर नीयत में फतूर है तो फिर वो मुश्किलात बढ़ जाएंगी। बल्कि तो ये मेरा तो जाती तजुर्बा ये है कि अगर आप सीधे रुख पे चलते रहे, नीयत अपनी नेक रखें कि भाई नीयत ये ना हो कि मैंने कोई करप्शन करनी है, या मैंने किसी को कोई नुकसान पहुंचाना है, या मैंने किसी का कोई हक छीनना है, या अपने बहन भाइयों का छीनना है, या दूसरों का। ये नहीं होनी चाहिए। ये होना चाहिए कि या अल्लाह, मैंने यही दुआ करता रहा हूँ कि या अल्लाह इज़्ज़त दे, सेहत दे, आमीन, और आमीन। मतलब है कि इस तरह की दुआएं मैं करता रहा हूँ। तो वो अल्लाह ताला ने जो नीयत को देख के मैं समझता हूँ कि अल आमालु बिल निय्यात, बिल्कुल, कि आपके अमल की बुनियाद जो है वो नीयत के ऊपर है। अगर आपकी नीयत ठीक है तो आपको कोई रोक शर्त यह है कि मेहनत करें आप। ये नहीं कि नीयत सही रख के घर बैठे रहें। नीयत भी सही हो, मेहनत भी करें तो अल्लाह ताला इज्जत भी देता है, अल्लाह ताला मुश्किलात आसान भी कर देता है। बेशक, आई टोटली एग्री विद यू सर। हाँ। लेकिन आजकल हमारे माशरे में लोगों में ये कुछ है ही नहीं, वो बस ना लेग पुलिंग में लगे हुए हैं। बस अनफॉर्चुनेटली उसका मकसद है, उसकी वजह यह है ना कि हमने अपना जो सही है रास्ता, भाई हमने जाना किधर है, हमारी मंजिल क्या है, वो हमने उसका तयन नहीं कर सके पिछले 75 सालों में ना। ये गो की कैफियत, कन्फ्यूजन की, ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें। एक रोड मैप जो होता है कि भाई ये हमारा रोड मैप है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कायदे आज़म ने अपना एक गोल जो है ना वो फिक्स किया था ना कि भाई मेरा ये गोल है। पहले उन्होंने कहा कि भाई मैंने मुसलमानों के लिए, उनके हकूक के लिए जिद्दोजहद करनी है, क्योंकि ये अकलियत में हैं तो इनके हकूक महफूज नहीं है। तो मैं इन अकलियत का मैं नुमाइंदा बन के मैं इनके हकूक जो है वो लूँगा, अपना हिंदुओं से भी, अंग्रेज़ों से भी। लेकिन फिर वो इर्तिकाई सोच जो थी उनको वो इस हद तक पहुँचे, उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदुस्तान में 2 कौमें हैं, एक मुसलमान है, एक हिंदू है, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम इकट्ठे अगर रहे तो हम हमारे जो लोग हैं मुसलमान वो तरक्की नहीं कर सकते। वो डोमिनेशन में, बालादस्ती में रहेंगे तो वो उनके लिए तरक्की करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम एक अपना अलग वतन हासिल करना चाहते हैं। तो वो एक गोल रखा उन्होंने। फिर उस गोल को सामने रखते हुए उन्होंने अपना एक बयानिया जो है ना वो उस गोल के मुताबिक दिया। फिर उसमें चेंज नहीं आई। जिस तरह आप आज देखती हैं कोई एक लीडर है, 6 महीने कोई और बात करता है, 6 महीने बाद कोई और बात करता है, अपोजिशन में होता है कुछ और बात करता है, गवर्नमेंट में चला जाता है कोई और बात करता है। तो ये एक कंफ्यूज्ड जो सोसाइटी है, जो कंफ्यूज्ड कौम है ना, ये उसकी ये हालत है। यहाँ पर जो नौजवान हैं वो भी तकसीम हुए हैं, वो सोचते नहीं अपने दिमाग के साथ,
वो कहते हैं वो शख्सियत परस्ती में लग जाते हैं। कोई मजहबी शख्सियत परस्ती करता है, कोई सियासी शख्सियत परस्ती करता है। तो ये जो कौम है ना, एक किस्म की डिवाइड हो गई है। कायद-ए-आज़म ने एक कौम बना के मुल्क हासिल किया था। बिल्कुल। अब मुल्क तो है, वो कौम नहीं है, लेकिन वो बट तो गया कौम बिखर गई। सर यहाँ मैं आपसे एक सवाल करूंगी, सियासत में एथिक्स की कितनी अहमियत होती है? आने की जी सर। बात यह है कि देखिए, आमतौर पर ये मेरा तजुर्बा है, मैंने 50 साल सियासत की है और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ। ओके। लेकिन अब मैं अमली सियासत में नहीं हूँ। लेकिन मेरा ये मुशाहिदा है कि ये जो अच्छे लोग हैं ना, वो सियासत में आने से घबराते हैं और कहते हैं जी सियासत भी कोई काम है। उनको ये पता होना चाहिए कि भाई सियासत में अगर आप नहीं आएंगे तो वो दूसरे लोग ऐसे आ जाएंगे गैर मेयारी, वो आपकी किस्मत खराब कर देंगे, आपकी, आपके बच्चों की, आपके पाकिस्तान की, आपके आने वाली नस्लों की। क्योंकि ये सियासत जो है ये मजाक नहीं है, ये सियासत पूरे मुल्क को इफेक्ट करती है। अगर सियासत अच्छी होगी तो आपकी जो मुआशरा है वो अच्छा होगा, मुल्क आपका मजबूत होगा। अगर सियासत गड़बड़ होगी जैसे कि आजकल है तो इसका मतलब यह है कि आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर नहीं है। तो इसलिए मैं ये नौजवानों को खास तौर पे ये कहता हूँ कि यार आप मेहरबानी करें, सिर्फ नारेबाजी ना करें। आप पॉलिटिक्स में हैं अमली तौर पर, उसमें हिस्सा लें और कहें कि जी ठीक है हमने आगे आना है, ये हम आप पॉलिटिक्स करेंगे। तो ये उनको चाहिए। जैसे मैं नौजवान था तो पॉलिटिक्स में आया था, ये नौजवानों का काम है कि वो पॉलिटिक्स में आए एक मिशन के साथ, एक नजरिए के साथ। अब सियासत को इबादत समझ के, सियासत को ये समझ के कि भाई इससे हमने मुल्क की किस्मत को संवारना है, उसको बदलना है, हालात को बदलना है, तब्दील करना है। सही। सर एक कॉलम में ऐसी क्या बात होनी चाहिए कि कोई भी उसको पढ़ने के लिए कायल हो जाए? एक तो ये है कि वो आसान ज़बान होनी चाहिए। बाद बात लोग बहुत वो रस्सा सज्जा वो काफ़ी वो बयान करते हैं मुश्किल अल्फाज, जो ज़बान पे भी नहीं चढ़ रहे, वो फिर समझ ही नहीं आई थी अगर किसी को। बात यह है कि कॉलम लिखना, किताब लिखना या कुछ आर्टिकल लिखने का मकसद ये है कि इबलाग हो ना, इबलाग हो, आप मेरी बात आप तक पहुंचे। अगर वो पहुंचती नहीं है, अगर वो मुश्किल अल्फाज में करता हूं तो वो किसी के ज़हन पे नहीं पहुंचती तो वो तो बात ना हुई। फिर कॉलम की बुनियादी चीज़ ये है कि वो एक आसान ज़ुबान में लिखा जाए जो काबिल फ़हम हो। दूसरी ये है कि उसमें नॉलेज नज़र आना चाहिए। नॉलेज तो उधर की बातें नहीं है, पहले जो जिस मौजू पे आपने लिखना है उसके ऊपर पूरा इल्म होना चाहिए आपको, ताकि फिर वो एक अच्छी चीज़ लोगों तक पहुँचे। सर अभी जैसे आपने बताया कि आप 30 साल तक पीपल्स पार्टी में रहे, तो सर आप तनकीद का निशाना भी बनते रहे होंगे, तो कैसे टैकल किया आपने? हाँ, ये क्योंकि कल्चर ऐसा है ना कि ये कल्चर ऐसा है। बहरहाल जब भुट्टो साहब थे, जब तक उस वक्त तक ये कल्चर बहुत बेहतर था। एक दूसरे का लिहाज, ख्याल, कुछ अपनी जो तहजीब, शाइस्तगी, सियासत में जो अच्छे असूल थे, करप्शन नहीं थी बहुत इतनी ज़्यादा, बहुत कम नॉमिनल कहते हैं जिसको आप कहेंगे। लेकिन इसके बावजूद जाहिर है कि ये जो एक अगर माशरा आपका अच्छा हो, अगर कल्चर आपका अच्छा हो तो वो अच्छी पॉलिटिक्स होती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में वो ब्लेम गेम चूँकि होती है, तो वो आम तौर पर वो कोशिश करते हैं कि जैसे कहते हैं ना, कोई वर्कर जो है अगर किसी ने कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो वो आकेगा जी देखिए जी ये आपने क्या किया, वो किया। अल्लाह का फजल है क्योंकि मैंने जब आपको बताया कि नीयत सही हो, अगर आपको नीयत सही हो, लोगों को पता चल जाएगा यार ये नीयत वाला बंदा है, सही, इससे बात कैसे तमीज से करनी है, नीयत साफ मंजिल आसान, बंदे मसले हल है, तो वो बात करेंगे तमीज के साथ। लेकिन अगर उनको पता कि इसकी नीयत पे खोट है, इसकी जो नज़र है वो हमेशा जेब पे रहती है, लोगों की जेबों पे, तो वो फिर वो करेंगे। लेकिन अल्लाह का फजल है चूँकि मैंने एक नज़रियाती पॉलिटिक्स की है ना, मुल्क में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नज़रियाती पॉलिटिक्स की है, नज़रियाती सियासत की है, सूलों की सियासत की है, कौमी, अवामी, मुल्की, तो वो लोग जो हैं उनकी फिर माशरे में इज्जत होती है। अच्छा सर, जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में बताया आपने जेल भी काटी है एक जमाने में, और जहाँ तक मैंने सुना तो आपकी वाइफ ने भी ये सारा उनके साथ हुआ, तो वो क्या वाकया था? वाकया क्या हुआ था? वो बात यह है कि मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी में, जैसे मैं आपको बताया कि मैं पीपल्स पार्टी में बड़ा एक्टिव था और मैं पंजाब का सेक्रेटरी इतलात था। तो जब जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लगाया, भुट्टो साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा, तो हमने पार्टी ने फैसला किया कि भाई ये जो मार्शल है इसको तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हमें मार्शल के खात्मे की तहरीक चलानी चाहिए। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे ना हमारे लीडर, वो जेल में थे। तो हमने आज भी क्या ना, जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं। उनको ये सोचना चाहिए जेल उस वक्त भरी जाती है जब लीडर जो है वो जेल में होता है। पहले वो तो जेल में हो ना, वो हमारा लीडर जेल में था। हमने कहा जी कि हमने गिरफ्तारियां पेश करनी है, और इसलिए पेश करनी है ताकि मार्शल खत्म हो, जमहूरियत बहाल हो और हमारा लीडर भी रिहा हो। तो ये एक मकसद था ना। तो मैंने फिर सबसे पहले गिरफ्तारी मैंने दी दाता दरबार से। तो वहाँ 2000 वहाँ लोग, इतना सख्त ज़माना था,
उसका मार्शल लॉ का, लेकिन लोग इकट्ठे हो गए, औरतें भी इकट्ठी होगी, मर्द भी इकट्ठे हो गए, उन्होंने मामजाबन बाना ये चलो जी अल्लाह के हवाले। बहरहाल वो मुझे वो दूसरे दिन उन्होंने वो मिलिट्री कोर्ट थी बनी उसके सामने पेश कर दिया, हथकड़ी लगा के। वो कहता है कि आप दाद दरबार गए? तो मैंने कहा हाँ गए थे। अच्छा, आपने मार्शल लॉ की खिलाफवर्जी की है, आपको 1 साल 10 कोड़े की सजा दी जाती है। तो मुझे जेल में भेज दिया कोट लखपत। तो कोट लखपत तो उस वक्त भुट्टो साहब भी उसी जेल में थे, कोट लखपत में। तो उधर गए, बहरहाल और भी कारकुन थे। तो इस तरीके से जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं उन्होंने गिरफ्तारियां पेश करनी शुरू की एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट मार्शल लॉ। तो इस वक्त तो कोई ऐसी हालात नहीं है ना कि आप जेल भरो। कोई मकसद ये है कि जो भी लीडर कोई कॉल देता है, कोई उसमें दानाई, कोई हिकमत, कोई बसीरत, कोई दानिशमंदी, कोई सियासी कोई उसमें काबिलियत वगैरह नजर आया ना। किस लोगों को ये तो बताओ किस मकसद के लिए वो भरे, क्यों जेल भरे, क्या वजह? आपको लगता है इमरान खान साहब ये तहरीक चला पाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इसलिए कि देखो ना उसमें कोई वो गहराई नहीं है ना, तो सियासी बसीरत ही नहीं है उसमें, सियासी अक्ल दानिश नजर नहीं आ रही। भाई जेल भरो, कोई मतलब बताओ से क्यों भरो, क्या वजह? कभी कहते हैं लॉन्ग मार्च करो, कभी कहते हैं ये करो। वो कन्फ्यूज है, ये कन्फ्यूज है वो, क्योंकि उन बंदा अच्छे हैं वो, मैं उनको इस लिहाज से पसंद करता हूँ कि वो एक हमारे कप्तान थे, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, शौकत खाना बनाया, अच्छे काम भी उन्होंने किए हैं। लेकिन ये काम जो उनका काम ही नहीं था जिसमें वो बढ़ गए। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इमरान खान साहब को कोई मशवरा दें तो क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? हाँ, मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि देखें सियासत में जरा ठहराव होता है। सियासत में एक ये नहीं होता कि आप 1 साल में 60 जलसे कर दो। 60 जलसे का मतलब है कि आपने 300 करोड़ रुपए लगा दिए उसके ऊपर। ये नहीं देखा कि ये तो मुल्क मकरूज है या क्या, मतलब बात यह है। मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि भाई एक दफा अल्लाह ने आपको इज्जत दे दी है, वजीर आज़म आपको बना दिया है, आप खुदा के वास्ते आप अच्छी सियासत करो, अच्छी सियासी रवायात छोड़ के जाओ, एक पार्टी अच्छी बना दो जो अगले 100 साल भी वो पार्टी चले। जब उनको कहते हैं ये पार्टी की तंजीम करो तो उधर वो आते नहीं। पार्टी की तंजीम करें यूनियन काउंसिल के लेवल पे, हर यूनियन काउंसिल में वो पार्टी उनकी मुनज़्ज़म हो, मुंतखब हो, वो बहुत बड़ी ताकत हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, जमात इस्लामी छोटी पार्टी थी, लेकिन ये आज से 20 साल पहले हर यूनियन काउंसिल में मौजूद थी, ठीक है ना, और हुकूमतें डरती थी उससे। हालांकि छोटी बात है, क्यों डरती थी? यार ये बड़ी तंजीम मजबूत है, ये तो हर जगह इनके बंदे बाहर निकल आएंगे। तो इसलिए मैं ये उसको इमरान खान साहब को ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी सियासत का अंदाज बदलें। आपको अल्लाह ने एक दफ़ा इज्जत दी है, वो ज़हन में ये ना रखे मैंने वज़ीर आज़म बनना है। अगर अल्लाह को मंजूर होगा आप बन जाएंगे। आप कोई सियासत तो अच्छी करें, या लोगों को एजुकेट करें, नौजवानों की पॉलिटिकल तरबियत करें ना, उनकी पॉलिटिकल तरबियत करें कि भाई व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ लोकल बॉडी और व्हाट इज़ द लीडरशिप। इस तरह की चीज़ें उनको बताएं, बजाय कि ये कर दो तो वो कर दो। सारी नौजवान नस्ल ही ख़राब हो जाएगी, उनकी तो एजुकेशन ही कोई नहीं होगी फिर। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, एक बुज़ुर्ग की सीख से मैं उनसे बहुत सीनियर हूँ, तो इस लिहाज से मैं उनको ये मशवरा देता हूँ कि भाई आप पार्टी बनाओ, आप पार्टी को रोल मॉडल बना दो। बाकी तो काम क्या हो गया है ना, बाकी पार्टी एक मौजूद है हर जगह, अल्लाह का शुक्र है, पॉपुलर भी है हर जगह, हर शहर में है, हर तहसील में, यूनियन काउंसिल में है। उसको एक मजबूत ऑर्गेनाइज एक जमहूरी पार्टी बना दो, उसके अंदर इलेक्शन करा दो, लोग कहे कि यार पार्टी बड़ी अच्छी है। अच्छा, वैसे आप मानते हैं कि इमरान खान साहब अच्छा काम भी करते हैं? नहीं, वो अच्छे काम किए उन्होंने, अच्छे जब गवर्नमेंट में थे वो भी किए, लेकिन जो वादे किए थे ना उन्होंने, वो बदकिस्मती से वो वादे जो हैं वो पूरे कर नहीं सके, वो नहीं कर सके क्योंकि तजर्बा नहीं था। एक उनका तजर्बा नहीं था, दूसरा वो आप बता रहे हैं कि दबाव भी था एस्टेब्लिशमेंट का उनके ऊपर, और वो खुल के जो काम कर सकता है लीडर वो नहीं थे उनके पास। पार्लियामानी अक्सरियत भी इतनी नहीं थी, 5-6 सीटों से वो हुकूमत कर रहे थे, तो वीक थे। तो लेकिन वो काम जो है ना, वो असल में उस वक्त भी कुछ लोगों जो उनके हामी थे, वेल विशर थे, वो मिले थे उनको, और मैंने भी उनको तजवीज़ भेजी थी। मैंने कहा ये आप ऐसे करें, 3-4 एक एजेंडा बनाएं 3-4 आइटम्स का। अच्छा, आप 3-4 आइटम वो कर जाएं। आप कहें जी कि मैंने एजुकेशन में करना, ठीक है वो कर दें, ताकि देखो ना आज हम सारे कहते कि देखो जी इन्होंने 2.5 करोड़ बच्चा बाहर था, इन्होंने 2.5 करोड़ स्कूलों में दाखिल कर दिया दाखिल। इन्होंने स्कूल इतने अच्छे कर दिए कि लोग प्राइवेट स्कूल छोड़ के तो गवर्नमेंट स्कूलों में चले गए। इस तरह की बातें करनी थी ना। फिर उन्होंने कहा कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, IMF में नहीं जाऊँगा। एक तो ये है कि बात सोच के करें। कायदे आदमी जो थे ना, वो कहते थे 100 दफ़ा सोचो, पहले बात सोच के करो, फिर वापस नहीं। ये कहते हैं यू टर्न लेना जो है वो बड़ी दानाई की बात है। कायदे आदमी तो कोई वो एक ही थे और वो नहीं, लेकिन ये है कि वो जो बात करते थे उसके ऊपर वो डट जाते थे। वो कहते थे मैं पहले सोचता हूँ, मैं आवाम को फॉलो नहीं करता। जो अच्छा लीडर होता है ना, वो खुद फैसला करता है, क्योंकि उसने लीड करना है ना आवाम को, आवाम से उसने लीड नहीं होना। तो वो कहते हैं कि मैं फैसला करता हूँ, वक्ती तौर पे लोगों को अच्छा भी ना लगे, लेकिन अल्टीमेटली वो लोग कहते हैं कि कायदे में फैसला अच्छा था, इसलिए पहले तोलो और फिर बोलो। पहले तोलो फिर बोलो। अल्लामा इकबाल भी कहता है कि
लोगों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। कि आप जब जमहूरियत ही ऐसी है कि आपने सिर्फ गिनना ही है, तोलना नहीं है, हैं? तो बंदे कम से कम उम्मीदवार को तो तोलो ना यार, उम्मीदवार बनने के काबिल भी है कि नहीं। ये कोई अच्छे उम्मीदवार ही दे दें, इमरान खान ये ऐलान करे ना कि भाई मैं किसी इलेक्टेबल को नहीं टिकट दूंगा, करे ऐलान, हम भी कहेंगे ठीक है। पहले तोलो और फिर बोलो। व्यूअर्स, इसी के साथ हम लोग जाते हैं एक ब्रेक पे। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो जी सर, मैं आप सब ये पूछना चाहूंगी, आपको जुल्फिकार अली भुट्टो साहब से इतनी क्या मोहब्बत है, आपने उन पे किताबें भी लिखी हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है, किताब मैंने लिखी है, जो देखा जो सुना उसमें मैंने भुट्टो साहब की जो है ना वो काफ़ी सारी लाइफ जो है उसको मैंने कवर किया है। असल में जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था तो साथ में सोशल सर्विस करता था मोहल्ले में। अपने मोहल्ले में ना हमने वेलफेयर सोसाइटी बनाई हुई थी। सही तो जब भुट्टो साहब ने पीपल पार्टी बनाई तो काफ़ी सारे जो समाजी कारकुन थे ना वो पीपल पार्टी में नौजवान जो थे वो उनसे मुतासर हुए। एक तो उनकी खारजा पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त थी उनकी, और वो बड़े ज़बरदस्त एक लीडर बन के उभरे थे। तो हम भी फिर उनकी जो शख्सियत थी, उनके जो ख्यालात थे, जो सोशलिस्ट ख्यालात थे, उनसे मुतासर होकर मैं भी पीपल पार्टी में फिर शामिल हो गया। सही। हाँ, तो ये इस तरीके से मैं ये वजह थी कि वो एक उस वक्त चूँकि खला था ना लीडरशिप का, कोई लीडर मैदान में मौजूद ही नहीं था उस वक्त। अवाम के जो फैसले हैं वो लोगों के ड्राइंग रूम में हो जाते थे। तो उन्होंने पहली दफ़ा अवाम के हकूक़ की बात की, अवाम के जो जज्बात हैं उनकी बात की, और वो इंटरनेशनल लेवल पे पूरे मशहूर हो चुके थे वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से। तो लोगों को, नौजवानों को ख़ास तौर पर उन्होंने अट्रैक्ट किया, और फिर लोग जो है ना उनकी शख्सियत से, उनके ख्यालात से, और वो जो एक अवामी बेदारी लाना चाहते थे उसकी वजह से, और एक किस्म का सोशलिस्ट इनकलाब की जब वो बात करते थे, जागीरदारी की मुखालफत करते थे, सरमायादारी की मुखालफत करते थे, नौकरशाही की मुखालफत करते थे, कि जिन लोगों ने दबाया हुआ था आवाम को। तो ये एक प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था, खुद भी बड़े करिश्माती लीडर थे, तो उनसे मुतासर होकर फिर मैं पीपल पार्टी में शामिल हो गया। अच्छा सर, मुझे यहाँ बताइए कि आपको क्या लगता है बिलावल भुट्टो जो है वो बेनज़ीर भुट्टो की शख्सियत की अक्कासी करते हैं? नहीं, बड़ा फर्क। मैं चूँकि भुट्टो साहब के साथ भी काम किया है और मैंने बेनज़ीर साहबा से भी डे 1 से काम किया है, मैंने बड़ा करीब से उनको देखा है। ये बिलावल भुट्टो में इसमें कोई शक नहीं कि इसमें खुदादाद सलाहियतें मौजूद हैं, क्योंकि इसकी तरबियत जो है वो बेनज़ीर साहबा ने की है, और इसके जो नाना थे वो भी एक अजीब लीडर थे। तो वो एक नस्ल दर नस्ल जो एक चीज़ आती है, इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों ने उसको एक लीडर के तौर पे कबूल कर लिया। मिसाल के तौर पे आसिफ जरदारी साहब को लोगों ने अवामी सतह पे लोगों को कबूल नहीं किया, लेकिन बिलावल भुट्टो को उसकी बातें सुन के इंटेलेक्ट उसमें है, उसमें जहानत भी है, एक्टिव भी है, बात भी करने का सलीका उसका आता है। अमेरिका में गया है, वहाँ पर भी वो बहुत अच्छे तरीके से उसने सवालों के जवाब भी दिए। तो मैं समझता हूँ उसमें है। लेकिन ये है कि वो एक जो उनको पहले होता है कि एक मॉडल पेश करना चाहिए सिंध के अंदर, पहले उनको एक अच्छा मॉडल, ताकि उसकी बेसिस के ऊपर आए। जैसे मोदी नहीं आया, पहले गुजरात में वजीर आला था, वजीर आला के सीधे से उसने काम किए, लोगों को पसंद आ गए, यार ये तो बड़ा अच्छा लीडर है, तो वो उसको वजीर आज़म चुन लिया। तो इस तरह ये होना चाहिए कि बिलावल को सिंध में पूरी दिलचस्पी लेनी चाहिए, ताकि सिंध में वो सिंध को मार्केटिंग करे ना, कि भाई देखें हमने सिंध में इतने साल रूल हो किया है, और ये लोगों के देखे कैसे मसाइल हैं, वहाँ देखे मेट्रो चल रही है, फलां और है, कराची अब देखे कितने प्रॉब्लम है कराची में, बेचारे लोग जो है परेशान हो जाते हैं, बारिश हो जाती है तो फिर हो जाती है, तेज हवा चले तो खराब, हर चीज़ मतलब कोई उधर कुछ स्टैंडर्ड का शहर ही नहीं बन सकता है ही नहीं कुछ। तो ये मेरा ख्याल जो है, मैं ये कहूँगा कि बल्कि अगर 1-2 साल मेहनत करें, कराची को उठाए और मॉडल बनाए। वो देखें जो अपना ईरान के जितने भी लीडर हैं, अब तुर्की का भी लीडर जो एर्दोगान पहले वो मेयर था, ठीक है ना, तो पहले वो मेयर होते हैं ना, ये हमारे पहले ऊपर से आसमान से आ जाते हैं, ये गलत है। पहले नीचे आओ, कम्युनिटी की सर्विस करो, शहर की सर्विस करो, सूबे की सर्विस करो, फिर ऊपर आओ। ये ना ऊपर से जो आ जाना तो नीचे पता ही नहीं होता कि क्या है, लोगों की सोचें क्या है, लोगों के मसाइल क्या हैं, लोग क्या कैसे जिंदगी गुजारते हैं। सर अब तो इंतकामी सियासत का टाइम आ गया। अब ये जो है ये तो बिल्कुल ही गलत है। नौजवानों को चाहिए कि इस सियासत से निकलें, इस सियासत को नो कह दे, इस सियासत को वोट आउट ही कर दे। चलो हर नौजवान के हाथ वोट, वो कहे जब मैंने तो सही बंदे को देना है। अपने इलाके में आप जानते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है यार, कौन आपके हकूक को देगा कौन नहीं देगा। जो बंदा 25 करोड़ खर्च करके आ रहा है असेंबली में, वो आपके हकूक की बात नहीं करेगा। खुदा के वास्ते नौजवानों, खुदा के वास्ते सोचो समझो, ये मुल्क का जो है ना, ये आपके ऊपर बोझ है इसका, आप इसके फ्यूचर के मालिक हैं, आप आने वाली नस्लों का ख्याल करें, इस सियासत को तब्दील करें। ये तजारत है, सियासत है ही नहीं, ये तजारत है, यहाँ सरमायाकारी है।
कोई गरीब आदमी जो है वो इलेक्ट होकर आगे नहीं आ सकता। आप बरतानिया में जाएं, वो देखें, वहाँ पर एक ड्राइवर का बेटा जो है वजीर बना हुआ है। वहाँ पर एक अंडे बेचने वाला था, जो चौधरी सरवर, जो यहाँ गवर्नर भी रहा है, वहाँ इलेक्ट हो गया था, अब उसका बेटा भी इलेक्ट हो गया है। तो मकसद यह है, निज़ाम जमहूरी जो है सियासी, वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी बंदा, चाहे कोई भी हो, वो कहे कि कम्युनिटी सर्विस करके मैं आगे आना चाहता हूँ, उसके लिए दरवाजे खुले हों सियासत के। ये तो नहीं है कि जागीरदार ही आ रहे हैं, सरमायादार ही आ रहे हैं। आप जितने भी देखें, आज भी जो भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो सरमायादार सारे जागीरदार हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या स्कोप, आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? आपको लगता है जनरल इलेक्शंस के बाद पंजाब में इनकी हुकूमत होगी? नहीं, मेरा तो अभी नहीं लगता, क्योंकि अभी बहरहाल काफ़ी सेटबैक हुआ है इसका। वो जब आसफ जरदारी साहब आए बेनज़ीर साहबा की शहादत के बाद एक डिस्कनेक्ट हो गया ना लीडरशिप का अवाम के साथ, वो हो गया, क्योंकि ये सदर बन के बैठ गया वहाँ पर ईमान सदर में। ये बाहर ही ना खुद बाहर निकले, ना लोगों को वहाँ पंजाब में भेजा, बल्कि ये है कि इन्होंने ज्यादती, आसफ जरदारी साहब ने ज्यादती ये की, इन्होंने रायगढ़ चले गए, जो कि इनके मुखालिफ जमात थी, रायगढ़ चले गया, कहा कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। इलेक्शन से पहले अंदाजा करो, मैं हैरान हो गया, सारे लोग, या हमने क्या गली मोहल्ले में बात करनी है पीपल्स पार्टी की, जब आप कहते हैं कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो जो है ना, बेनज़ीर कभी नहीं मिली थी इस तरह, कभी नहीं, क्योंकि वो सियासत जानती थी ना, उसको पता था कि यहाँ मेरा जो वोट बैंक है वो सख्त खिलाफ है नून लीग का। नून लीग की पीपल्स पार्टी की टक्कर होती है यहाँ पंजाब में। तो वो उन्होंने बड़ा नर्म गोशा दिखाया नवाज शरीफ को, उसने कैश करा लिया। उसके बाद ये हुआ कि पीपल्स पार्टी पीछे चली गई, उसको कैश करा लिया इमरान खान ने। इमरान खान की तरफ चले गए पीपल्स पार्टी वाले, क्योंकि वो स्पेस ही और कोई नहीं थी सिवाय इमरान खान के, वो इधर चले गए सारे। अब इसको दोबारा वापस लाने के लिए वो, उसके लिए बहुत बिलावल को मेहनत करनी पड़ेगी, और वो ये है कि वो यहाँ पर तंजीम साजी की तरफ तवज्जो दे, हर यूनियन काउंसिल में तंजीम कड़ी करे। उसके बाद जिस तरह पहले पीपल्स पार्टी भुट्टो ने बनाई थी ना, वो गली मोहल्ले में बनी थी, गली मोहल्ले में बढ़ के फिर ऊपर चली गई थी। ऐसे हम तो उसमें से मौजूद थे, गली मोहल्ले में से मैं मरकजी सेक्रेटरी इतलात बनाऊँ, मैं प्राइमरी यूनिट का चेयरमैन था पहले, न्यू समनाबाद का। फिर मैंने जिद्दोजहद की, मेहनत की, फिर भुट्टो साहब ने मेहरबानी की, मुझे ऊपर ले आए। मैं तो मरकजी सेक्रेटरी इतलात 20 साल रहा हूँ। तो पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी दोबारा आना चाहती है, तो वो एक तो ये है कि स्लोगन जो उनकी पॉलिसी जो है उनके मंशूर है, वो अवाम के साथ उसको जोड़े, मजदूर, किसान, गरीब आदमी, माली, स्वीपर, ये उनको कहे कि यार ये बेचारे मारे गए हैं, क्योंकि उनका तो ये पुरसान हाल ही कोई नहीं ना, वो तो पीपल्स पार्टी की तरफ देखते हैं। आज भी इमरान खान के साथ मजदूर किसान नहीं है, मेहनत कश नहीं है, दिहाड़ीदार नहीं है, वो दूसरे लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो फिर भी खाली पड़ा है। अच्छा सर, यहाँ आपने इमरान खान साहब की बात की, मैं पूछना चाहूंगी, एतजाज अहसन साहब जो है उन्होंने उनकी जाके अयादत की, अगर आपको मौका मिला तो आप इमरान खान के पास जाएंगे? नहीं, वो मेरा तो कोई उससे जाती तो नहीं है, मेरा तो बल्कि मैंने तो एक टाइम उनसे एक मुलाकात का मांगा भी हुआ है, क्योंकि मैं आपको ये बताऊं, 2018 से पहले मैंने 4 साल उनको फ्री सर्विस दी है, कंसल्टेंसी दी है, फ्री कंसल्टेंसी, मतलब मैसेजेस मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो मेरी बात काफ़ी मानते भी रहे हैं। तो मेरा उनसे कोई जाती नहीं है, सिर्फ तो मेरा असूली इख्तलाफ है कि मैंने जो तवक्को की थी उनके साथ काम करके, उनकी मैंने कहा था मैं मुल्क के लिए कर रहा हूँ, मेरी जाती कोई नहीं है। तो उन्होंने जो कमिटमेंट की थी, जो वादे किए, वो पूरे कर नहीं सके, उसकी वजूहत है जो खुद भी बयान करते हैं। तो अभी मैंने उनसे ये टाइम इसलिए कोई अपनी ज़ात के लिए नहीं मांगा हुआ, मैं इसलिए मांगा हुआ कि मैं कोई मुल्क की बेहतरी के लिए, उनकी पार्टी की बेहतरी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए कुछ शायद उनको मैं मशवरा दे सकूँ अपने तजर्बे की बुनियाद। सर, आपके टाइम का जो दौर था, हुकूमत थी, और आज की जो सियासत है, हुकूमत है, इसमें आप करप्शन के अलावा क्या क्या फ़र्क देख रहे हैं? उसके अलावा ये है कि ये सियासत जो है ना बहुत महंगी हो गई है, इसमें सरमाया बहुत ज़्यादा आ गया है, इसमें ताजर आ गए हैं, इसमें जागीरदार आ गए हैं, उनका होल्ड हो गया है, उनकी इजारादारी हो गई है। पहले कारकुन की इज्जत होती थी, कारकुन की लीडर इज्जत करते थे, ठीक है ना, कारकुन के साथ राब्ता भी करते थे। अब सोशल मीडिया आ गया है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, अब वो समझते हैं जी ठीक है जी, हमने एक मैसेज दे दिया, तो वो जो होता है ना, जैसे हम बैठे हुए हैं, इंटरेक्शन हो रहा है, बात हो रही, डायलॉग, उसकी अपनी होती है। इनको चाहिए कि ये जो लीडर हैं सारी जमातों के, ये वर्कर कन्वेंशन किया करें। वर्कर कन्वेंशन भुट्टो साहब करते थे, 12-12 घंटे लोगों की बातें सुनते थे, वो हर वर्कर को बोलने की इजाज़त देते थे। अब ये इमरान खान को भी करना चाहिए कि वो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाके वो वर्कर्स कन्वेंशन करे, उनको बोलने दे वर्कर्स को, फिर देखें ये किस तरीके से आगे। इसी तरह बिलावल भुट्टो को भी करना चाहिए कि वो डिस्कनेक्ट जो हो चुका है, एक फासला पैदा हो गया है एक लीडरशिप में और वर्कर्स में। वर्कर्स को बेचारा पूछने वाले कोई नहीं है, वो तो बिल्कुल उनको कोई किसी से मुलाकात भी नहीं कर सकते। अगर बिलावल साहब यहाँ अगर लाहौर में आते हैं तो उनकी रसाई नहीं है वर्करों तक। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो सियासत है ना, इसमें ये जो कि वर्कर की उसमें कोई रोल जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, ये गलत है। तो वो कम अज़ कम इंटरेक्शन दोबारा होना चाहिए, डायलॉग वर्कर्स के साथ,
और उसके साथ वर्करों को की ख्वाहिशात, अवाम की ख्वाहिशात को लेके आगे चलना चाहिए और जमहूरियत को बेहतर करना चाहिए। इसको रिव्यू करना चाहिए। 75 साल हो गए हैं हम अंग्रेज़ों का निज़ाम चला रहे हैं। ये पुलिस का निज़ाम अंग्रेज़ों का निज़ाम, ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम अंग्रेज़ों का निज़ाम, अदालती निज़ाम अंग्रेज़ों का निज़ाम, सियासी निज़ाम अंग्रेज़ों का निज़ाम, मुआशी निज़ाम अंग्रेज़ों का निज़ाम, फौजी निज़ाम अंग्रेज़ों का निज़ाम, सारे अंग्रेज़ों का निज़ाम चला रहे हैं, चल भी नहीं रहे। बेड़ा गर्क हो रहा मुल्क का। खुदा के वास्ते इस निज़ाम को ही बदलो, इसको तो बदलो। मैंने पाकिस्तान जागो तहरीक शुरू की हुई है इसी स्लोगन पे कि निज़ाम को बदल डालो, सोच को बदल डालो, निज़ाम को बदल डालो, समाज को बदल डालो। निज़ाम उस वक्त बदलेगा जब नौजवान की सोच बदलेगी। वो सोचेगा कि यार 75 साल से ये निज़ाम चला रहे हैं, यार हमारी कोई सुनवाई नहीं है, ये अंग्रेज़ों का निज़ाम है, इसने गुलाम बनाने के लिए, इस्तेसाल करने के लिए, हमारा लूट मार करने के लिए इसको नाफज किया था मुत्तहिदा हिंदुस्तान में। अब वो चल रहा है। हमारी आज़ादी मुकम्मल नहीं है, नामुकम्मल है। हमें जुगराफियाई आज़ादी सिर्फ मिली है, बाकी आज़ादियाँ हमने लेनी है अभी, फिर उसको मुकम्मल करना है अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म के ख्वाब के मुताबिक, उनके तसव्वुरात के मुताबिक इस पाकिस्तान की तश्कीलें नौ करनी है, इसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। नौजवानों, इसको तश्कीलें नौ करो, इसकी निज़ामों की, ये पुलिस की, ये सारे आउटडेटेड हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। इसमें कोई आम आदमी की फलाह नहीं है, ना आपकी है। इसको बदलो और उसके लिए आवाज़ उठाओ कि निज़ाम को बदल डालो। अंग्रेज़ों के निज़ाम को हम नहीं मानते। तो जोश दिला दिया आपने। नया पाकिस्तान बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान बन जाएगा। मैं आपको बताऊं, अगर पुलिस का निज़ाम बदल दो, पाकिस्तान बन गया, नया पाकिस्तान बन। अगर अदालती निज़ाम जो है, इनको जजों को मस्जिदों में बैठा दो, तो हम उधर आएंगे, आप फैसला करो। हमारे खुलफाए राशिदीन सुनते थे ना, आओ जी बैठो, आपस में बैठ के, ये क्या है इतने बड़े बड़े कर्जे ले लेके ऐशो इशरत कर रहे हो यार। मेरे में और जर्नैल में, मेरे में ब्यूरोक्रेट में, मेरे में और जज में कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बरतानिया में जाओ, वो एक घर से वो मजदूर निकलता है, दूसरे घर से जो एक ही किस्म के जज निकलता है, ब्यूरोक्रेट निकलता है। ये पाकिस्तान है। कर्जे हम पे डालते हो, ऐशो इशरत खुद करते हो। नाज़रीन, मज़ेदार बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हमारे साथ मौजूद है कय्यूम निज़ामी साहब। सर, मुझे बताइएगा, आपने सोशल वर्क के लिए इतना फंड रेज किया, क्या था सोशल वर्क? वो सोशल वर्क ये था, मतलब ये था ना कि हमारी जो नई आबादी थी ना, तो उसमें मैं नौजवानों को कहता था कि भाई देखो यार, बात ये है कि मैं एक अगर इस महल्ले का फ़र्द हूँ, मैं एक इंसान हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ यार, मुझे कम अज़ कम जो अपना महल्ला है, कम्युनिटी है, उसके साथ जुड़ के रहना चाहिए ना। जो हमारे मसाइल हैं महल्ले के, ये देखो ना, इस वक्त नौजवानों ने अपने महल्ले छोड़ दिए हैं, अपनी गलियां छोड़ दी हैं, अपने हमसाये छोड़ दिए, अब तो मुल्क भी छोड़ दिया है। मुल्क भी छोड़ दिया है। अब अल्लाह ताला कहता है अपने हमसाये का ख्याल रखो। पहले घर में तो कहता है ना, वालिदैन को प्रोटोकॉल जबरदस्त अल्लाह ताला ने दिया है। हम कुरान तर्जुमे से नहीं पढ़ते, अगर कुरान तर्जुमे से पढ़े, यकीन करें कि आपका सारा ये जो है ना, रियासत मदीना बन जाएगा। अगर आप तर्जुमे से पढ़े, आप सिर्फ सवाब की तरफ रखते हैं, ऊपर करके डरते हैं। ये हदायत की किताब है, बरकत भी किताब है, ठीक है, बरकत भी उसमें है, लेकिन ये असल हदायत की किताब है। उसको पढ़ो। 75% हिस्से पे अमल ही नहीं हो रहा, सिर्फ हम आबादात की तरफ जा रहे हैं, मामलात की। तो वो जो आप कह रही है ना, मतलब सोशल वर्क कब करते थे कि वहाँ पर डेवलपमेंट के काम करते थे। एक दफ़ा हमने, बल्कि ये वहाँ उस वक्त मुझे याद है कि फ्री ट्यूशन सेंटर बनाया हुआ था। जो महल्ले के बच्चे हैं वो आते थे, वो उनको फ्री पढ़ाते थे। फिर एक दफ़ा एक बड़ा दिलचस्प वाक़या उसमें आ गया कि एक तवाइफ आ गई उधर हमारे महल्ले में। तो हमें बड़ा परेशानी होगी, क्योंकि हम इकट्ठे थे, सारी कम्युनिटी जो है वो जाग रही थी। तो हमने कहा हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने उसके खिलाफ जुलूस निकाला, डीसी को वो दरखास्त लिख के दी, एसपी को दी, वो कोई बात नहीं सुनता था। फिर हमने खुद अवामी ताकत से उसको वहाँ से निकाल दिया। तो मकसद ये है कि आप इसको कहते हैं पब्लिक सुओ वोटो। पब्लिक खुद भी तो ले ना भाई। अगर आपके महल्ले में कोई मसला है तो यार इकट्ठे हो जाओ। आप कोई अशरफुल मखलूकात तो वही होता है ना, जो मिलके रहे, जुड़ के रहे, जो देखे कि भाई हमारे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने सोसाइटी के। तो वो मोहल्ले में नौजवान जो पढ़ते भी थे, सोशल वर्क भी करते थे, उसमें डिबेट भी होती थी। तो ये एक मतलब एक बहुत अच्छा, एक जैसे एक तामीर में आप हिस्सा डालते हो। जब आप मोहल्ले की तामीर करते हो, इसका मतलब मुल्क की तामीर कर रहे हो। बिल्कुल। तो इसका ये भी सोचना चाहिए स्टूडेंट्स को, खास तौर पे कि वो पढ़ाई भी करें, लेकिन साथ वो सोशल वर्क भी करें। बिल्कुल, आई एग्री। सर, आपने इतना लिटरेरी वर्क किया, इतनी किताबें लिखी, कैसे मोटिवेट किया आपने खुद को? नहीं, वो एक तो ये है कि मैं जैसे बताया कि हमारा कारोबारी किताबों का था। तो एक तो मैं शुरू से किताबों में ही परवरिश मेरी हुई है, बचपन भी गुजरा सारा। तो उसके बाद मुझे शौक भी बढ़ गया। मैं जब वो बेनज़ीर शहीद होगी तो फिर मैंने कहा यार अमली सियासत का क्या फ़ायदा। तो मैंने फिर वो तहकीकी काम करना शुरू कर दिया, और उसमें मैंने कायदे वसीयत गवर्नर जनरल, बल्कि मैं नौजवानों को कहता हूँ
40 किताबें पढ़ के मैंने वो कायदे-ए-आज़म बहसीयत गवर्नर जनरल लिखी है। वो उनकी शख्सियत, उनकी सियासत, उनकी किरदार, उनके अकवाल, हर चीज़ उसमें शामिल है। और आज भी बाजार में जो है वो अवेलेबल है। वो अगर आप नौजवान कायद लीडर बनना चाहते हो, कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, जिस फील्ड में भी हो, वो आप किताब अगर पढ़ोगे तो। इसके बाद इसके अलावा मैंने जो देखा, जो सुना, वो भुट्टो साहब के बारे में किताब थी। जर्नैल और सियासतदान तारीख की अदालत में मैंने लिखी कि क्या इनका आपस में क्लैश आपने जिंदा इकबाल भी लिखी है। आपको मैं आपको एक मिनट जरा मैं एक और बात, फिर मेरे ज़हन में आया कि ये वजह क्या है कि हमारा मुआशरा नीचे बैठ गया है। तो फिर अल्लाह ने ज़हन में डाला कि बात यह है कि हम इबादत की तरफ चले गए, मामला छोड़ दिए। तो मैंने कहा चलो मैं एक मामलात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत की किताब लिखता हूँ। तो मेरे पास तो कोई इल्म नहीं था। मैं उम्रा करने चला गया, मैंने खाना काबा में दुआ की, मैं कहा या अल्लाह, तुझसे ज़्यादा मुझे कोई नहीं जानता कि मैं क्या हूँ। मैं तुम्हारी मखलूक हूँ, तुमने मुझे पैदा किया है, मैं तो किताब नहीं लिख सकता। हाँ, अगर आप अनायत करो, अगर आप अता करो तो मैं किताब एक आसान फहम लिखना चाहता हूँ। यकीन करो बेटी, वो मैंने मामलात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखी, वो हैरान हो गए सारे। वो कहता पीपल्स पार्टी का जियाला, इसने कैसे ये लिख दी? तो मैं कहा ये नीयत की बात है यार, मेरी कोई नीयत ऐसा नहीं था कि मैं इसको बेचूंगा। लेकिन आज वो 4-5 जो मशहूर किताबें हैं ना, आप उसमें से वो मामलात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। वो आपको अगर कोई किताब पढ़ने का शौक है, अगर आपने पढ़नी है, अगर तो आपने बच्चों को जाके दे देनी है तो मैं नहीं दूंगा। अगर पढ़नी है तो गिफ्ट एक किताब आपको मैं दे सकता हूं। थैंक यू सर, आई एम अ वेरी गुड बुक रीडर सर। अच्छा, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। एक किताब देता हूँ। तो इस तरह मुझे शौक पड़ गया किताबें लिखने का। आजकल मैं वो चीन के 100 साल कि ये चीन ने इतनी तरक्की किया है कि लोगों को पता ही नहीं कि क्या वजह क्या किया है, हाँ कैसे किया है, क्यों। तो मैं चीन के 100 साल जो है ना, उस किताब को मैं ऑलमोस्ट मुकम्मल कर रहा हूँ ताकि नौजवान पढ़ें, उनको पता चले कि यार तरक्की कैसे करनी है। हम हर वक्त चीन हमारा यार है, उस पे जान निसार है, पर वहाँ है जो निजाम उस तरफ ना जाइयो, नहीं पता उसको दूर से सलाम, कुछ नहीं पता करोगे कैसे गुर्बत खत्म की है, कैसे वो अजीम मुल्क बन गया है यार। वो देखो, तो वो किताब इंशाल्लाह आएगी, चीन के 100 साल, वो किताब 5-6 उसमें कोरोना का जिक्र सर आपने किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कोरोना उन्होंने कैसे खत्म किया। हाँ, वो भी इसमें बिल्कुल जाहिर है कि वो सेहत का भी है, तालीम का भी है, सियासत का भी है, मईशत का भी है। वो अरबपति जो लोग हैं वो कैसे अरबपति बन गए, सारा उसमें पूरी 100 साल की हिस्ट्री भी है कम्युनिस्ट पार्टी की, किस तरीके से इलेक्शन कराते हैं, उनका सियासी निज़ाम क्या है, सारा वो एक मुकम्मल किताब है। इंशाल्लाह वो बहुत अच्छी किताब था। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मतलब ये मौका दिया मुझे, अपनी पुरानी जो ज़िंदगी है, जो मेरा एक तजर्बा है, मुशाहिदा है, वो आज मैंने शेयर किया है। अल्लाह करे कि नौजवान इसमें हमारी बातों को समझें। एंड थैंक्स टू यू सर कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर यहाँ एक और सवाल है मेरा आपसे कि जिंदा इकबाल आपने लिखी, आपको क्या अल्लामा इकबाल बहुत ज़्यादा एज अ शायर पसंद है? हाँ, वो इसलिए देखें जी, बात यह है कि वो उन्होंने तो ख्वाब देखा है ना हमारे पाकिस्तान का। आज जिस पाकिस्तान में बैठे हैं, क्रेडिट गोज टू अल्लामा इकबाल। और कायदे-ए-आज़म ने माना है, कायदे-ए-आज़म ने माना है कि अल्लामा इकबाल जो मेरे मुर्शिद थे, देखो ना, वो कहते थे अल्लामा इकबाल के मैं अदना सिपाही हूँ कायदे-ए-आज़म का, ये मेरा लीडर है। और वो कहते थे कि ये मेरा मुर्शिद है, गाइड है, मुझे इससे इंस्पिरेशन मिली है। बल्कि एक जगह सवाल किया किसी ने कि अगर वो कहते हैं कि मुझे, मैं आपको ये कहता हूँ, अगर मेरे पास एक तरफ अल्लामा इकबाल का कलाम हो और एक रियासत सल्तनत हो एक तरफ, मुझे कहा जाए कि भाई सल्तनत लेनी है, कलाम लेना है अल्लामा इकबाल का, तो मैं अल्लामा इकबाल का कलाम ले लूंगा। वाह वाह वाह, क्या बात। सल्तनत को छोड़ दूंगा, क्योंकि वो जो सल्तनतें हैं, रियासतें हैं, वो शायरों के ज़हनों में तख्लीक होती हैं, दिलों में, दिमागों में। फ़िलासफ़र थे, वो मुफक्कर थे, हकीम उल उम्मत थे, मुफस्सिर कुरान थे, तो वो बहुत बड़े इंस्पायर किया उन्होंने। नौजवानों को कहा शहीन बनो, लेकिन नौजवान आज का शहीन बन नहीं रहा, उधर जा ही नहीं रहा। आज भी अगर अल्लामा इकबाल की फिक्र को लेके नौजवान निकल पड़े, मैं कहता हूँ तरक्की है। पाकिस्तान एक दुनिया का अजीम सर, वो वक्त भी तो देखे ना, तब ऐसे यूनाइटेड थे सबके सब, और अब डिवाइडेड है। लेकिन जो नौजवान है ना, वो इकट्ठा कर सकता है। देखे ना, मिसाल के तौर पे नौजवान जो है वो पूरे पाकिस्तान का कन्वेंशन बुलाए, 400-500 जो है ना नौजवान पढ़े लिखे, वो इकट्ठे हो जाएं, कहे भाई आओ हम यार ये तो सोचे मुल्क के मसले क्या हैं यार, मुल्क के मसले क्या, फिर रास्ता निकलो, नौजवानों को लोग फॉलो करें, लीडरों को छोड़ दें। कितनी देर देखोगे यार, एक दफा, दो दफा, 3 दफा, 4 दफा, हर आवे जावे, ये कोई बात है। जब मैं नौजवान था तो मैं खुद जब नारे लगाता था, उस वक्त ये नारे थे कि मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान, और आज ये कह रहे हैं एक सरदारी सब पे बारी। ये तो अंदाजा करो हमारे दौर की सियासत का और आज की दौर की सियासत का। अच्छा सर, यहाँ एक आपसे सवाल, सर अगर आपको वापस सियासत ज्वाइन करने का मौका मिला, या अगर आपका दिल किया, तो क्या आप बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में जाएंगे, आना पसंद करेंगे? नहीं, वो इसलिए कि देखे ना, मैंने काम किया है जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, मैंने बेनज़ीर भुट्टो से काम किया, और मैं वो जो है शख्सियत प्रस्ती के असूली तौर पे खिलाफ
मैं एक नजरियाती सियासतदान हूँ ना, मैं तो जो असूली जमहूरियत है, अब जमहूरियत अवामी जमहूरियत, मैं उसको मानता हूँ जिसके अंदर इंतखाब हो। मैं नहीं ये करता कि भाई ऊपर से को उधर मरियम आ गई, उधर से बिलावल आ गई, ये कोई जमहूरियत है? ये कोई जमहूरियत है, ये बादशाहत है, ये जगीदारियत है, ये सरमादारियत है, ये उसमें आगे आ रहे हैं अपने ख़ानदान के जोर के ऊपर। मैं कहता हूँ कि ये वर्करों का हक होना चाहिए। वर्कर जो है वो इलेक्ट करें अपने लीडर, चाहे वो ज़िले का हो, चाहे सूबे का हो, चाहे मरकज़ का हो। अगर बिलावल ने आना है तो पूरे पाकिस्तान का वोटिंग कराया ना, पार्टी के इलेक्शन करवाओ, फिर आओ, फिर टीम में मान लूंगा, फिर मैं मान लूंगा। ये कैसा है ऊपर से ऐसे लगा के रख दो। देखो ना, पहले बेनज़ीर को तो मैंने इसलिए माना कि उसने ज़ियाउल हक के खिलाफ जिद्दोजहद की मेरे सामने, उसने जिद्दोजहद, वो मतलब है अपना उसका हक बनता था कि लीडरशिप मिले उसके। उसने जब सारे लोग भाग गए, वो जितोई खार वगैरह सारे बड़े बड़े लीडर भाग गए, ये खड़ी रही, फिर आके डट गई। वरना तो वो लीडर ही खत्म हो गए थे सारे लीडर, तो बसंत का शिकार ज़ियाउल हक से डर गए थे, जनरल ज़ियाउल हक से। लेकिन ये एक जुर्रतमंद लड़की, एक नहत्ती लड़की से डरते हैं सब। ये जर्नैल और साहब को दूसरे, ये हबीब जालम ने नज़्म लिखी थी, जी। डरते हैं एक नहत्ती लड़की से। तो वो तो एक मतलब है कि उसने अपनी लीडरशिप पहले मनवाई है। इसको बिलावल को चाहिए था पहले सिंध को तो ठीक करो यार, आप सिंध को ठीक नहीं करे, हमें कहते हो मुल्क का वज़ीर तो बना दो। ये मरियम नवाज जो है पहले पंजाब को ठीक करे ना, तो फिर आए ऊपर। जिस तरह अमेरिका में होता है, दूसरे मुल्कों में, सिंगापुर में भी होता है इस तरह। वही मतलब लीडर अच्छे जो चुनो है ना, ये अगर महातिर मोहम्मद ना होता, मलेशिया ना बनता, अगर ली कुआन ना होता, सिंगापुर ना बनता, तो वो क्यों बना दिया? वो महातिर से किसी ने पूछा कि आपने मलेशिया को कैसे एक एशियन टाइगर बना दिया? उसने कहा जब पहली दफ़ा मैं वज़ीर बना तो मैंने फैसला कर लिया कि या तो मैं अपने आप को, अपनी फैमिली को बना सकता हूँ, और या मैं अपने मुल्क को बना सकता हूँ। आई ऑप्टेड फॉर माई कंट्री। और एक कायदे आज़म की आखिरी बात मैं करके आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की तहरीक कामयाब हो गई और फैसला हो गया पाकिस्तान बन जाएगा, तो एक तुर्ब का पत्ता फेंका। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। सो व्यूअर्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान और एक नए एपिसोड के साथ। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।